कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में आई तो सबसे पहले छीनने का काम किया तो हमारे उस गरीब का आवाज छीनने का काम किया, हमारे उस गरीब का चावल खाने का काम किया। ये वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं आप लोगों को आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का वास्तविक चेहरा आपके सामने में है। वहीं दूसरी ओर पालनहारी सरकार, जिनको हम माननीय विष्णुदेव साय जी कहते हैं, विष्णुदेव मतलब विष्णु के अवतार हैं, विष्णु को हम पालनहारी मानते हैं। और उन्होंने तय किया कि हम अपने यहां के लोगों को आवास बना करके देंगे। 18 लाख आवास बनाने का संकल्प लिया है और उसकी स्वीकृति दिया है। वो हाथ जोड़े चल रहे हैं कि हमको मत लड़ाओ, हमको मत लड़ाओ। क्यों? रामा दल के लोग हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के रामा दल। और रामा दल के सामने रावण दल का क्या हासिल हुआ है तो मालूम है सबको। इसलिए वो अपना अंत वो लोग देख रहे हैं। और अब जब चुनाव आ रहा तो फिर भगवान राम और रावण की इनको याद आ रही है। जनता आपके बाद इनके भुलावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राम भक्ति तो कालनेमी के समान है और जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ गई है। मोदी जी को अपने वायदों का, वायदा खिलाफी का हिसाब देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बयान पर जिसने इस समय राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। और ये बयान लगातार चुनाव की आहट के साथ हमें सुनने को मिल रहे हैं कि कौन सा दल किस प्रसंग से जुड़ता है, किस धार्मिक प्रसंग में वो फिट बैठता है और कौन किस भाग में बटा हुआ है। अब इसके साथ एक नई परंपरा चुनाव के दौरान देखने को मिलती है और वो है अवतारों से तुलना। तो ये दोनों चीज हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। इसी तरीके के उदाहरण हमें केंद्र में भी देखने को मिले थे जब मोदी की तुलना भगवान के अवतार से की गई थी। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव की तुलना की जा रही है। तो इसका क्या राजनीतिक असर है और क्या इससे जनता भी क्या प्रभावित होती है? जनता को प्रभावित करने के लिए क्या इन धार्मिक प्रसंगों, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना ठीक है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है कांग्रेस और भाजपा के साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका। तो जान लेते हैं कौन कौन मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे सौरभ साहू जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बयानों के माध्यम से बताने की कोशिश की कि राजनीति को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके की उपमाओं के साथ नेताओं को जोड़कर भावात्मक रूप से वोट पाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बीजेपी का दांव चल पाएगा? एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले बीजेपी से ही जान लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है। काम के आधार पर वोट मांगा जाता है, चरित्र के आधार पर लोगों को बताया जाता है कि उम्मीदवार हमारे ये हैं, लेकिन भगवानों के नामों को जोड़कर, प्रतीकों को जोड़कर बीजेपी क्या बताना चाहती है? प्रवीण जी, सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। आप सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साथ ही पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार आपने कहा कि विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम जी के नाम को लेकर हम क्यों वोट मांग रहे हैं या पैतरा चल रहा है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कोई पैतरा नहीं है। यदि आप हमारे कैबिनेट मंत्री जी की बात सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विष्णु जी का जो अवतार है वो पालनहारी के रूप में होता है, उसी प्रकार विष्णुदेव सरकार भी इस जनता के पालनहारी सरकार के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार हमने अपने कैबिनेट की बैठक में, प्रथम कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी, हमने जो 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए वो दे दिया। हमने जिस प्रकार कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1000 रुपए जाएगा, तो वह भी जाने वाला है। हमने कहा था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदारी होगी धान की, वो भी होने वाली है, वो भी हो रही है, और साथ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल। तो प्रत्येक वादे को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और उसी को लेकर आदरणीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम पालनहारी सरकार है। देखिए, तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मों पर विश्वास कर रहे हैं, धरातल पर हम काम कर रहे हैं और उसी कामों को लेकर हम वोट मांग रहे हैं। हमने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की। देखिए, आज राजनीति की बात यह कर रहे हैं। मैं आपको 14 की रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि जब 14 में कांग्रेस पार्टी हारी थी तब इन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता AK एंटनी की रिपोर्ट क्या आई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार का हार का प्रमुख कारण यह था कि वो एंटी
मेजोरिटी थे और प्रो माइनॉरिटी, यानी निश्चित रूप से मुस्लिमों के पक्ष में थे और हिंदुओं के विरोध में थे। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से कोई रिपोर्ट नहीं है, इन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता की रिपोर्ट थी कि देखिए धर्म के नाम पर राजनीति कौन करता है, कांग्रेस पार्टी करती है। हमारे लिए प्रभु श्री राम आस्था का विषय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस रावण पक्ष की हो गई और बीजेपी यानी आप लोग राम पक्ष के हो गए। इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों ऐसे आप लोग कह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जब 22 जनवरी को भारत ही नहीं पूरे विश्व में जब जय श्री राम का नारा गूंज रहा था, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वहां उसको जाने का अवसर मिले, वो सौभाग्य मिले। इनके कुछ नेताओं को वो सौभाग्य मिला भी, लेकिन जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को ठुकरा कर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा देकर कहा था कि प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी महाराज जो काल्पनिक करतार है। तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम में आस्था किनकी नहीं है, जनता जानती है। हम तो प्रभु श्री राम जी के अनुयायी हैं, उनके पथ पर चल रहे हैं, इसलिए हम गर्व से कहते हैं जय श्री राम। लेकिन निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की आस्था पर निश्चित रूप से प्रश्न उठाने वाले कोई हैं तो कांग्रेस के हमारे मित्रगण हैं। ठीक है, चलिए, कांग्रेस पर एक तरीके से फिर से प्रहार किया गया है, कॉर्नर में ढकेलकर बताने की कोशिश है कि कांग्रेस किस तरीके की पार्टी है और हम किस तरीके की पार्टी है। कांग्रेस इस तरीके के वारों को कैसे झेलेगी, क्या ढाल है, किस तरीके का बचाव करेगी कांग्रेस? सौरभ जी। देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से संविधान की विचारधारा है। और हम जो चाहते हैं, हम जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, वो देश के जो मूल मुद्दे होते हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और देश की जिस तरीके की हालात है अभी, चाहे वो पूरे भारतवर्ष का अगर ऋण की राशि को देखिएगा 205 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इन मुद्दों पर जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो अंतिम व्यक्ति तो लाभ मिलना चाहिए योजनाओं का और सरकार को जिस तरीके से कार्य करना चाहिए जनता के विकास के लिए, हम उस पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आप जैसा देखेंगे कि हमारे संचार प्रमुख ने भी यह बात स्पष्ट की, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यह बात स्पष्ट की कि जैसे ही चुनाव का समय आता है राम नाम जपने रखते हैं हमारे बीजेपी के साथीगण। और ये तो वही वाली बात हो जाती है कि आप चुनाव जैसे ही आया और वहां पर राम जी का उपयोग किया, उनको धुरी बनाकर, ढाल बनाकर अपना जो मंतव्य है वो साध लिया और उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। आपने एक बात कही हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कि यहां पर जो किसानों को धान का मूल्य मिलना चाहिए, तो मोहन भाई आपको याद दिलाना चाहूंगा, चाहे वो महतारी वंदन योजना की बात हो, धान के समर्थन मूल्य की बात हो, जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर आई थी तो उसने कहा था कि पंचायत भवन में ही जो धान की राशि है उसका भुगतान किया जाएगा, नगद में भुगतान किया जाएगा और तुरंत भुगतान किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है इनका। दूसरा, महतारी वंदन योजना जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत सभी महिलाओं और बहनों के खातों में 1-1 हजार रुपए प्रति माह देने की इन्होंने बात की, तो वो मुझे दिखता नहीं है कहीं पर भी। और जिस तरीके से धान की कीमत को इन्होंने अभी जो वर्तमान कीमत इन्होंने अदा की है उसके लिए भी ये अभी तक 13,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं। तो यहां पर भी जिस तरीके से वहां पर भारत वर्ष में 205 लाख करोड़ तक हमारे जो ऋण की राशि, जिसके लिए IMF ने भी हमें आगाह किया है, अब फिर से यहां पर जो 3 महीने भी नहीं हुए हैं सरकार को बने हुए और यहां पर जो ऋण का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें तो चिंता इस बात की है कि छत्तीसगढ़ का हाल भी उसी तरीके से ना हो जाए जैसे कि पूरे भारत में हुआ है अभी। ठीक है, चलिए आएंगे इस विषय पर, लेकिन अब एक राजनीतिक विश्लेषण समझ लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी जो बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, इस तरीके की उपमाओं का प्रयोग पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता रहा। यूपीए के समय कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को भगवानों के करीब और उपमाओं से जो है एक तरीके से सुसज्जित किया, अब भी हो रहा है। इसका क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? इसका कुछ फायदा भी मिलता है क्या? राजनीति में इस तरीके की उपमाएं देने से फायदा हो जाता होगा, तभी इस तरीके की बातें कही जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से मोहन जी भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने वाली पार्टी रही है। और गजब की बात देखिए कि राम विचार नेताम जी और केदार कश्यप जी जो है विष्णुदेव साय जी के बारे में बोले। राम विचार नेताम, वहां राम, फिर केदार कश्यप, तो केदार का एक नाम जो है शिव निकलता है तो दूसरा हिमालय का शिखर, और बोल किसके बारे में रहे हैं तो विष्णुदेव साय। लेकिन केदार जी जिस तरीके से जो अटक अटक के बोलते हैं, तो यहाँ पे भी विष्णुदेव साय जी के बारे में बोलते बोलते थोड़ा अटक गए, लेकिन अपनी बात को रखे। और राम विचार नेताम जी की जो प्रस्तुति जो है शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ वो कुछ नाटकीय रहती है, उनका अपना अंदाज है। हालांकि ऐसे अंदाज का भी प्रशंसक वर्ग होता है मोहन जी, लेकिन अगर कहीं देखें तो अभी जो है पूरा जो है फोकस जो हो गई ये सारी चीजें मोहन जी वो लोकसभा चुनाव पर हो गई है।
ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा मोहन जी की आचार संहिता मतलब लगी भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे 11 के 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हो। मैं समझता हूं कि चुनाव की डेट घोषित होने से पहले सारे 11 प्रत्याशियों का नाम आ जाना ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है। और दूसरी बात यह है मोहन जी कि ये जो सरकार करीब 2.5 महीने की सरकार है और 2.5 महीने फिर उसके बाद अभी जो है मोहन जी ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन जो है लगातार बजट सत्र चला, फिर बैठकों का दिल्ली में दौर चला, तो अभी कुछ जो है सरकार के पास काम करने के या फिर कुछ परफॉर्मेंस कर दिखाने के कोई बहुत अवसर नहीं थे। लेकिन हाँ, महतारी वंदन जो है जरूर सुर्खियों में है और बड़ी आशा भरी निगाहों से महिलाओं का एक बड़ा तबका उस ओर देख रहा है और इस पर भी प्रश्न लगा हुआ है कि किसको मिलेगा या किसको नहीं। क्योंकि जो चुनाव के समय में जब महतारी वंदन की घोषणा हुई थी तो उस समय तस्वीर साफ नहीं थी और इनके एक बड़े नेता ने कह दिया था कि कलेक्टर होगा तो कलेक्टर की बीवी को भी मिलेगा और मेरी पत्नी को भी मिलेगा, और वो नेता आज मंत्री भी हैं। तो उससे क्या है कि सारी जो है प्रदेश की महिलाओं में उम्मीदें जग गई थी। लेकिन अब उसमें कुछ जो है लक्ष्मण रेखा है, मतलब उसमें कुछ ऐसी लकीरें हैं कि जहां पे मतलब रुकना होगा। तो उसमें कोई ठीक है, हर सरकार का अपना जो है काम करने का तरीका होता है, उसमें मोहन जी कहीं कोई किंतु परंतु बुराई नहीं है। लेकिन हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये मेरा मानना है मोहन जी। ठीक है, चलिए, ये जरूरी है कि पारदर्शिता के साथ जो है वो बातें कही जाए, लेकिन राजनीति है, बाज इसमें नेता नहीं आते और अपना फायदा नुकसान देखकर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। प्रवीण जी के पास एक बार फिर से चलूंगा। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मूल मुद्दों में ना आते हुए धार्मिक मुद्दों पे आना बीजेपी की एक फितरत सब बन गया है और कांग्रेस इसी बात की आलोचना कर रही है कि वो जो वादे हैं उसकी लिस्ट वो लेके बैठे हुए हैं, उस पर वो बात पूछते हैं, लेकिन आप लोग राम को ले आते हैं, विष्णु को ले आ रहे हैं। देखिए, कौन से वादे पूरे होने में पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार हमने विकास की गाथा गढ़ी थी 15 सालों में, वर्तमान में जब सत्ता में प्राप्त हुई तो सेवा का अवसर के माध्यम से हम पुनः विकास की गाथा को हम गढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश की बात करें या देश की बात करें। अगर देश की बात करें तो देश में 7 लगभग नए IIT, 7 नए IIMs, 7 और लगभग 15 नए एम्स और 16 ट्रिपल IIT। तो बहुत सारे काम, तो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। प्रदेश की बात करूं तो 75 दिन की हमारी सरकार है, इसमें भी अभूतपूर्व काम हुआ है। लगातार बजट का सत्र चल रहा था और लंबा सत्र चला, और जिस प्रकार आप देखेंगे कि बजट के सत्र 9 बजे तक चले, फिर भी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने स्वीकृत की, महतारी वंदन योजना के लिए लगभग 10,000 करोड़ का आवंटन किया, और तो और कृषक उन्नति योजना के लिए हमने 13,000 करोड़ का लगभग आवंटन किया। तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमने प्रयास किया और काम भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए राजनीति क्या होती है, मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, किसानों के हित में बात कर रहे थे, पिछले 5 साल तक इनके पास सत्ता का अवसर था और उसके पूर्व एक बार कह रहे थे कि जो हमने बोनस नहीं दिया था वो बोनस देंगे, 2 साल का बोनस। ये केवल कहते रह गए। हमने अपनी गलती को माना, स्वीकार किया और उस बोनस के लिए हमने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम 25 सितंबर को सुशासन दिवस के दिन बोनस देंगे। जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। तो प्रत्येक हमने वादे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो। जिस प्रकार युवाओं की हम बात की तो हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 2 साल के भीतर हम 1 लाख सरकारी रिक्त पदों को हम भरेंगे। और देखिए कि लगभग शिक्षकों के भी लगभग 33,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है। तो प्रत्येक वादे के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ये वही कांग्रेस सरकार है जो उसने शराब का घोटाला किया, कोयले का अवैध परिवहन किया, तो निश्चित रूप से राजस्व की हानि करने वाली सरकार। ये सब कर रहे हैं इसलिए पालनहार है, विष्णु है। निश्चित रूप से देखिए विष्णु जी पालनहार है, तो जनता का असली पालन कौन कर रही है? विष्णुदेव से की सरकार कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने वाले पिछले 5 साल कोई सरकार थी तो कांग्रेस सरकार थी। मैं उदाहरण देता हूं, रोटी की बात करूं तो जो केंद्र से चावल भेजा गया था उसको आपने खा दिया। देखिए, कपड़े की बात करूं तो युवाओं को आपने ऐसा हाल किया कि विष्णुदेव पालनहार हैं और विष्णु के अवतार के करीब हैं, ये तो मान के चल रही है बीजेपी, इससे इनकार नहीं कर रही है। सौरभ जी, जल्दी टिप्पणी। देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है कि जैसा अनिरुद्ध जी ने ये बात कही कि जब केदार कश्यप बात कह रहे थे तो वो कहीं ना कहीं खुद भी अंदर से सहमत नहीं थे इस बात पे, फिर भी उन्होंने अपनी बात पूरी की। राम विचार नेताम जी की भी बात करें तो राम विचार उनके नाम में आता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके विचार कुछ राम से मेल खाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रवीण जी की बात से भी ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने घोषणा की है, बजट का आवंटन किया है, जबकि इन्होंने जब घोषणा पत्र बनाया था विधानसभा चुनाव में तो कहा था पंचायत भवन
में नगद भुगतान किया जाएगा 3100 रुपए के भाव से। लेकिन आज वो व्यवस्था नदारद है और सामने क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो फिर जैसे हर बार की बात है मोहन भाई कि कहीं ना कहीं ये एक घोषणा के तरीके से और राम जी के जो अपने नारे हैं उनके तरीके से जनता को लुभाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और देखिएगा निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद इनकी सारी व्यवस्थाएं तितर बितर नजर आने वाली। चलिए ठीक है, आऊंगा मैं प्रवीण जी, लेकिन पहले अनिरुद्ध जी को सुन लेते हैं। अनिरुद्ध जी, जो हमारा विषय है हम उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि ये आखिर इसकी वजह क्या है। इस तरीके से क्या नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए उपमाएं गढ़ते हैं, या इसका कोई जनता में एक ऐसा मैसेज चला जाता है जिससे पार्टी को, नेता को फायदा होता है, इसलिए इस तरीके की उपमाएं को गढ़ा जाता है, सामने रखा जाता है? देखिए मोहन जी, मैंने स्क्रीन पर राम विचार नेताम जी को भी सुना, मैंने केदार कश्यप जी को सुना और कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला जी को सुना। आप देखे होंगे तो तर्क और तथ्य उसमें कुछ ज्यादा नहीं थे, केवल आरोप प्रत्यारोप था, मतलब सीधे सीधे कुछ तार्किक बातें आती, कुछ तथ्य अगर कहीं सामने आते तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, ये बात अच्छी है कि जो हमारे भाई प्रवीण ने बोला कि सुशासन दिवस के दिन में किसानों को बोनस दिया गया, बहुत अच्छी बात है अगर ये सरकार पहल करती है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार भी किसानों के प्रति बहुत उदार थी। तो ये कम से कम एक अच्छा है कि दोनों पार्टियां जो है किसानों को लेकर उदार बनी, ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आवास का जो मामला है, मतलब उस समय पूरे जो है ना बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहे प्रधानमंत्री आवास पर, तो अभी जो है मतलब रिजल्ट आना बाकी है। क्या ये सुपात्र को मिलेगा? 18 लाख आप आवास तो बना रहे हैं, लेकिन क्या सुपात्र लोगों को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ी देखने की बात रहेगी मोहन जी। और दूसरी बात फिर वही बात है कि जो आपने पूछा कि केवल मतलब नंबर बढ़वाने के लिए, तो यहाँ पे नंबर बढ़वाने के लिए देखिए क्या है कि ये तो राजनीति है। और यहाँ पे जो आपने सदन में, आप भी थे मैं भी था, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो कई बार मंत्रियों ने बोला और हर मंत्री ने बोला कि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक अपना काम करने का तरीका होता है, संगठन की अपनी ट्रेनिंग होती है और दिल्ली के नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है। मतलब ये कि मैसेज ये जाना चाहिए कि हम एक हैं। भले राजनीति में मतांतर होते हैं, लेकिन कम से कम चलिए एक अच्छी बात है। वहां पे बढ़ चढ़ के हर वहां पे मंत्री ने तो बोला कि ये विष्णुदेव की सरकार है। ठीक है, इस तरीके के बयानों के पीछे मकसद खुद के को अपने नेता के करीब बताना और पार्टी में एक नेता की छवि बनाना, छवि यानी ब्रांड के रूप में विष्णुदेव को आगे करने की कोशिश में इस तरीके की बातें कही गई है। प्रवीण जी, क्या इस बात से सहमत होंगे कि एक ब्रांड बनाने के लिए आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं विष्णुदेव जी के बारे में? प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं में एक ब्रांड है। जिस प्रकार उसके भीतर नीति है, नियत है, और हमारे पास भाजपा के माध्यम से एक सशक्त नेतृत्व है, तो नीति, नियत और नेतृत्व सब कुछ हमारे पास। तो हमको किसी व्यक्ति विशेष को ब्रांड बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ब्रांड भारत माता है, हमारे ब्रांड जो है छत्तीसगढ़ महतारी है। फिर ये तुलना क्यों? फिर तुलना की क्या जरूरत है? देखिए, जब ब्रांड आपके पास मौजूद है। हमने तुलना नहीं की, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। हमने कहा कि उनकी तरह काम कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि कभी विष्णुदेव साय जी प्रभु श्री राम के अवतार है। शब्दों का चयन बहुत अलग अलग किया गया है। हमने कहा कि प्रभु श्री माफ कीजिएगा, विष्णुदेव जो है हमारे मुख्यमंत्री जी जो है भगवान विष्णु की तरह पालनहारी के रूप में काम कर रहे हैं। वो भगवान विष्णु है ये नहीं कहा गया, तो निश्चित रूप से उनके पद पर अनुयायी होकर काम कर रहे हैं, इस कहने का आशय यह था। बिल्कुल, चलिए आशय समझ गए होंगे सौरभ जी, लेकिन इस पूरे मामले में इनके नंबर तो बढ़ गए, लेकिन कांग्रेस के नंबर घटते दिख रहे हैं, रावण के पक्ष का दिख रहा है, बताया जा रहा है। ये बार बार इस तरीके से आप एक पोर्ट्रेट कर दिया गया है कांग्रेस को। कांग्रेस क्या इस सब से बाहर निकल पाएगी? कांग्रेस अपनी छवि के बारे में क्यों नहीं सोचती जब विपक्षी उनके छवि बनाने की? बिल्कुल, आपकी जिस बात का जवाब देता हूं मैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी प्रवीण भाई की बात भी आप सुनिए कि कहीं ना कहीं वो भगवान के नाम का प्रयोग ये अपने मंतव्य में करते हैं। बीजेपी का हर कार्यकर्ता करता है। जिस तरीके से अनिरुद्ध जी ने भी कहा कि वो लोग इस तरीके से ट्रेनिंग होती है कि इस तरीके से हमको बात कहनी है, और एक निश्चित रूप से ब्रांड बनाने की भी जो बात होती है, जैसे कि मोदी जी की बात हुई, तो ये काम के माध्यम से ब्रांड बनाने का प्रयास नहीं करते। ये प्रचार प्रसार, और चाहे उसमें तथ्य हो या ना हो, उसको उस तरीके से एक प्रस्तुत करने की बात होती है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस में भी जो हिंदू है वो हिंदूवादी ही है और राम जी को मानते हैं। निश्चित रूप से आज से नहीं, हमेशा से मानते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को। और जो कांग्रेस मुद्दे लेकर के चल रही है देश में, जो मूल समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, बेरोजगारी
बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हर स्तर पर जो मूल समस्या है उन पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और उस पर अड़ी है। और इसी के लिए आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी लगातार विभिन्न राज्यों में पदयात्रा कर रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं और जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी वो मेहनत भी सफल होगी और लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मोहन, ठीक है प्रवीण जी, रिजल्ट बताएगा, लेकिन आप लोग गलत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ इस तरीके से रावण पक्ष का बताकर। ये आपत्तिजनक बता रही है कांग्रेस। आपत्ति तो इस बात पर होनी चाहिए, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र सनातन धर्म को HIV और एड्स से तुलना करते थे, तब आपकी आपत्ति कहां गई थी? तब आपने मौन क्यों धारण कर लिया था? निश्चित रूप से आपका जो है मौन स्वीकृति थी सनातन धर्म के विरुद्ध टिप्पणी करने पर। आज तक उसका किसी नेता ने, यहाँ के चाहे प्रदेश की बात करूं या देश के नेताओं ने, किसी ने खंडन नहीं किया। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म का विरोध था, चाहे इनकी ओर से प्रभु श्री राम का अपमान हो, चाहे वो शंकर भगवान का किसी भी देवता का अपमान हो, तो निश्चित रूप से अपमान तो करते ही रहते हैं। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, मैं बार बार कहूंगा स्टार्टअप बॉय है, लेकिन फेल्ड स्टार्टअप है। कितने बार लॉन्च करेंगे आप? और आपकी कोई भारत जोड़ो या न्याय यात्रा नहीं है। निश्चित रूप से यह राहुल गांधी लॉन्चिंग यात्रा है, जो बार बार लॉन्चिंग यात्रा असफल हो रही है, क्योंकि जनता जानती कि धरातल पर आपने कभी कोई काम नहीं किया। और तो और मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी एक भगौड़े हैं, वो योद्धा नहीं है। देखिए, रणभूमि में जीत और हार दोनों होती है। जिस प्रकार आपने तो यात्रा लेके सामने आए, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए, यात्रा कम से कम अपने अमेठी के क्षेत्र पर जाते, आप अमेठी से आप भाग गए, कहां भागे? वायनाड। यदि आप में साहस होता तो उस हार को स्वीकार करते और पुनः अमेठी से लड़ते, लेकिन इस पर आपने वायनाड को चुना। निश्चित रूप से आपने पार्टी को यह संदेश दिया कि भगो, क्योंकि धरातल पर तो हमने कोई काम नहीं किया। आप धरातल पर काम करते तो जनता के बीच जाते, लेकिन आप में साहस है ही नहीं। साहस तब आता है जब आपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया होता। चलिए लब्बोलू, आप समझने की कोशिश करते हैं। दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। दुबे जी, ये धार्मिक चीजें आजकल इस तरीके से हावी हो गई है हर घर पे, हर मन में, इसलिए उनका उपयोग राजनीति में भी उसी तरीके से, उसी अनुपात में हो रहा है। इस बात से आप सहमत होंगे कि इसका असर देखते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे को आगे रखा है, इस तरीके की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है? मोहन जी, जो उपमाएं होती है वो समसामयिक विषय जो होते हैं ना, उस दौर में जो चल रहे होते हैं, उससे कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं रखता हूं। राजीव गांधी जी का दौर था उस समय, और कुछ जो है उसी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो अलग हुए, एक जनमोर्चा बना। उस जनमोर्चा से फिल्म अभिनेता राज बब्बर भी आज जुड़े। जनमोर्चा की रायपुर में सभा थी, तो राज बब्बर ने, चूंकि उस समय महाभारत सीरियल चल रहा था, तो उन्होंने दुर्योधन, सीधे सीधे राजीव गांधी और दुर्योधन को बिल्कुल समान रूप से जोड़ा और तुलना कर डाली कि बोले महाभारत में आप एक कैरेक्टर देखते हैं ना। ये अलग बात है कि राज बब्बर उसी कांग्रेस की चौखट में जाकर गिरे पड़े नजर आए। बिल्कुल। तो ये राजनीति में ये सब देखने के लिए चलता है। तो अभी चूंकि अभी राम का दौर है, तो निश्चित रूप से ये रामादल, रावण दल, ये सब चीजें तो निश्चित रूप से आएगी ही मोहन जी। तो ये मैं फिर वही कहूंगा कि जो दौर होता है, जो समसामयिक जो विषय होते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिज्ञों के जो बयान है जाके कनेक्ट होते हैं। जी, कनेक्ट करने के लिए और अपने आप को बताने के लिए कि भाई हम कैसे हैं, एक उदाहरण के रूप में, मिसाल के रूप में उपमाओं का इस्तेमाल हो रहा है। सौरभ जी, आप लोग कब इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके की राजनीति को अपने ऊपर एडॉप्ट करेंगे? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल की एक अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है। तो हमारी इस तरीके से कोई भी धार्मिक कैरेक्टर को यूज करने की या उसको चुनावी लाभ के लिए ये उपयोग करने की कोई मंशा हमारी नहीं है। मैं जैसा बार बार कह रहा हूं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से मुद्दों पर रहेंगे। प्रवीण भाई ने राहुल गांधी जी के ऊपर जो बात कही कि वो भगौड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। जो सेकंड फेज की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो छत्तीसगढ़ होकर के गुजरी है। बहुत समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया, जनता के बीच बिताया है। तो कहीं पर भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि भगौड़े जैसी स्थिति है। वो तो जनता के बीच जा रहे हैं, सामना कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और उसके हिसाब से वो एक स्वस्थ राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से, क्योंकि ये धार्मिक जो ध्रुवीकरण वाली बात है वो भाजपा लगातार करती रही है और जनता भी इस बात को मुझे लगता है समझ रही है। आप लोगों पर लगता है प्रवीण जी, 1 मिनट का समय है, जल्दी देखिए हमारे लिए राम, देखिए इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि रणनीति बनाते हैं, राजनीति करते हैं राम के विषय पर। देखिए हमारे लिए राम राजनीति के विषय नहीं है, आस्था का विषय है। और रही बात राहुल गांधी जी के, आपके सम्मानित चैनल में छोटा सा कार्यकर्ता बड़ी चुनौती देता है। राहुल गांधी जी आप बार बार मोदी जी को कोसते हैं, आप में साहस है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप में साहस है तो वाराणसी की सीट से जाके चुनाव लड़के दिखाइए उनके खिलाफ। चुनौती देता हूं आपको मैं
यदि इतना ही साहस है मोदी जी के खिलाफ बोलने का, उनके लड़ने का, चुनौती देता हूं, आप लड़के दिखाइए, लेकिन आपने साहस नहीं हुई है। मैं वही कह रहा हूं कि उन चुनौती दे रहा हूं, वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें साहस नहीं है, वो भगौड़े हैं, जनता के हित में कोई काम किया नहीं है, केवल अपने घूमने के लिए प्लान बना दिया, उसको नाम दे दिया भारत जोड़ो यात्रा। अरे जनता के हित में काम करिए, जनता को स्वयं जिताएगी। लेकिन जिस प्रकार आप केवल अपने घूमने के लिए अपने सिपह सलारों को माध्यम से आपने न्याय यात्रा के नाम दे दिया, और पहले फेज में आपने तो यहां पर आया ही नहीं था। तो आपके हिसाब से तो पहले अगर यात्रा की बात करूं तो आपने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत में छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं आता क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अब कौन सी न्याय यात्रा कर रहे हैं? जब यहां का युवा नग्न हुआ था तब आपके राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए थे? ठीक, चलिए ये जो चर्चा है शायद विषय से थोड़ी भटकी है, लेकिन आखिर कुल मिलाकर बातचीत का पूरा उद्देश्य यही था कि आखिर उपमाओं का प्रयोग राजनीति में क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। और ये एक परंपराएं रही हैं कि एक दूसरे को एक दूसरे के समकक्ष बताकर अपने आप को जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो वही कुछ राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का, प्रसंगों का इस्तेमाल कितना जायज है, इसको लेकर हम ये सवाल जनता पर छोड़ते हैं कि वो तय करे, और जो लोग उपयोग कर रहे हैं उससे कितने सहमत हैं वो जनता अपने वोट के जरिए बताए। फिलहाल समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सौरभ साहू जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।